Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of March 2021. 7 मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको आज का मैप ऑफ द डे दिखा देता हूँ मैं। आज का जो मैप ऑफ द डे है मैंने लिया है वो है रेंजेस फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका की जितनी भी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अगर फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स, तो हम देख लेते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा जो अलास्का वाला रीजन है, वहाँ पे दो रेंजेस दिख रही हैं, एक है ब्रुक्स रेंज और एक है अलास्का रेंज। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रुक्स रेंज कहाँ पर है या फिर पूछता है कि अलास्का रेंज कहाँ पर है, तो आप इसको बता सकते हैं कि ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज दोनों अलास्का वाले रीजन में है जो ऊपर नॉर्थ अमेरिका पार्ट में आता है, ठीक है ना। अब वहाँ ऊपर आपको सी भी दिख रहा होगा, जैसे ब्यूफोर्ट सी दिख रहा होगा, तो ब्यूफोर्ट सी की लोकेशन याद रखेगा कि आर्कटिक ओशन ऊपर पड़ता है और नीचे जैसे यहाँ पे ब्रुक्स रेंज के ऊपर आप जो जिस पार्ट से ब्रुक्स रेंज जुड़ा हुआ है कहना चाहिए, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका की जो नदर्न बाउंड्री है वो ब्यूफोर्ट सी से लगती है और नीचे इधर गल्फ ऑफ अलास्का है ही, और गल्फ ऑफ अलास्का इधर साइड आपको नीचे दिख रही होगी, ठीक है ना। सो दैट इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, जैसे कि आप इस पार्ट में आओ तो आपको दिखेगा रॉकी माउंटेन्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। रॉकी माउंटेन्स जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉर्थ अमेरिका के, तो इनको याद रखिएगा, रॉकीज बोलते हैं इनको, रॉकी माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके नीचे आपको देखो कोस्ट रेंज भी दिख रही है, रेंज में कोस्ट रेंज भी एक एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्रुक्स रेंज ऊपर, फिर अलास्का रेंज हमने देखी, फिर अब रॉकी माउंटेन्स देखा और कोस्ट रेंज उसके नीचे से लगी लगी दिख रही है। फिर यहाँ पे कैस्कडीज रेंजेस भी दिख रही है, देखो कैस्काडीज दिख रहा है, रॉकी और कोस्ट रेंज के बीच में आपको कैस्काडीज दिख रहा होगा और नीचे उसके सियरा नेवाडा दिख रहा होगा। सियरा नेवाडा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सियरा नेवाडा। और उसके नीचे का सियरा मैड्रेस जो मैक्सिको वाला पार्ट है वो सियरा मैड्रेस में आता है, ये भी याद रखिएगा, मैक्सिको वाला पार्ट जो है आपका सियरा मैड्रेस में आता है, सियरा नेवाडा उसके ऊपर लगता है। कैस्कडीज आपका रॉकी और कोस्टल रेंज के बीच में, देखो रॉकी माउंटेन्स और कोस्टल रेंज के बीच में कैस्कडीज है। फिर रॉकी माउंटेन्स के जब थोड़ा सा ऊपर आप नदन देखेंगे, यानी कि थोड़ा सा आप जो अगर उसके मतलब ईस्टर्न पार्ट में आएंगे तो ग्रेट प्लेन्स आपको दिखेंगे। जो ग्रेट प्लेन्स है कनाडा और यूएसए लगता है ना, ग्रेट प्लेन्स। यहाँ मिसिसिपी मिजूरी नाम की दो रिवर्स भी आएंगी, मिसिसिपी मिजूरी भी इधर से आएंगी, तो ये आपका ग्रेट प्लेन्स हो गया। ऊपर कनाडा वाला पार्ट में कैनेडियन शील्ड उसको बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको हडसन बे दिखेगा, ठीक है ना। कैनेडियन शील्ड दिख रहा है, उसके ऊपर आपको हडसन बे दिखेगा। और कनाडा और यूएसए के बीच में 5 जो लेक्स आता है, यानी कि लेक सुपीरियर, लेक एरी, ह्यूरॉन, ओंटारियो, है ना। और ये सारे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि आपके उसके अंदर आती है, मतलब कि 5 लेक्स जो इंपॉर्टेंट है अंडर द ग्रेट लेक्स उसके अंदर आती है। यहाँ पे आपको लेब्राडोर सी भी दिख रहा है, लेब्राडोर सी दिख रहा है ना, हडसन बे इधर साइड है, फिर इधर लेब्राडोर सी है। लेब्राडोर सी वो है, यहाँ से लेब्राडोर करंट आता है, जो कोल्ड करंट है ना, लेब्राडोर कोल्ड करंट जो कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से मीट करता है, वो करंट यहाँ से आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देन अगेन एक बहुत ग्रेट लेक्स के नीचे से आपको एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज दिखेंगी अपलाशियंस की। अपलाशियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, तो ये भी पूछ सकता है। तो ऊपर मैंने आपको ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, कोस्ट रेंज, रॉकी माउंटेन, कैस्कडीज, सियरा नेवाडा, ग्रेट प्लेन्स, कैनेडियन शील्ड और आपका इधर अपलाशियन माउंटेन्स, कोस्टल प्लेन इधर है, सियरा माद्रेस दिखा दिया जिसमें मैक्सिको वाला पार्ट है, और यहाँ पे आपका फिर नीचे कैरेबियन सी है और ये कैरेबियन आइलैंड्स भी हैं, आपके दिख रहे होंगे आपको। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस नॉर्थ अमेरिकन पार्ट। और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करनी है रिगार्डिंग टुडेज न्यूज़पेपर। तो सबसे पहली बात तो इंडिया ने सीरीज जीत लिया। इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू द फाइनल ऑफ WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया एंटर कर गया। जैसे वनडे का होता है ना वर्ल्ड कप, वैसे एक तरीके से कहना है कि टेस्ट का वर्ल्ड कप मान सकते हो उसको आप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया आ गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन कौन सी 2 कंट्रीज है, तो इंडिया और न्यूजीलैंड है, और इसका फाइनल जून में आपका होगा कहाँ पे, इंग्लैंड में। इसका फाइनल जून में इंग्लैंड में होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। इंडिया हैज एंटर्ड इनटू द WTC फाइनल, और WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा कहाँ पे, इंग्लैंड में होगा, और किसके बीच में होगा, इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में होगा, ठीक है ना। और दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इंडिया सिंस जीत के आई है यहाँ से, तो अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ड्रॉ भी हो जाता है तो भी इंडिया जीत जाएगा, और अगर इंडिया जीतता है तब तो इंडिया जीतेगा ही। बस हाँ, इंडिया अगर हार जाती है अगर न्यूजीलैंड से तो फिर इंडिया हार जाएगा, ठीक है ना। बट वो होगा नहीं, इंडिया हारेगा नहीं, इंडिया जीतेगा।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है. सो यू कैन मूव विद मी अगेन. इंडिया जापान कूल टू कोलंबो ऑफर फॉर द न्यू प्रोजेक्ट. अब आप सबको पता होना चाहिए कि इंडिया और जापान एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसको हम बोलते हैं कि जिसको हमने बोला है कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल. ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो था एग्रीमेंट था, ये कोलंबो पोर्ट के लिए किया गया था इंडिया जापान और श्रीलंका के बीच में. लेकिन हुआ क्या कि श्रीलंका ने बीच में बोला कि नहीं, इंडिया जापान नहीं करेंगे और हम इसको खुद ही करवाएंगे. ठीक है ना. फिर उन्होंने उसके लिए मतलब कि बात ना बिगड़े इसलिए बोल दिया कि ठीक है, आप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल तो नहीं बनाए, आप वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बना दो. बट अब जो है जापान जो है इट हैज सेड नथिंग अबाउट द न्यू ऑफर. प्लस दूसरी चीज़ वो कि वो पुराने ऑफर के बारे में ये ज़रूर बोल रहा है कि आपने अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया. तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट हैप्पी विद दिस थिंग. एंड इंडिया की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट है आपका रिगार्डिंग द वेस्टर्न कोस्टल टर्मिनल, तो वेस्ट कोस्ट टर्मिनल का जो प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है. ठीक है ना. दे आर गिविंग इट टू अडानी ग्रुप. इंडिया ने भी बहुत उसको ये लाइटली बोला है कि सिंस दे हैव टॉक डायरेक्टली टू अ प्राइवेट प्लेयर एंड नॉट टू अस, है ना, वी डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट. तो ये सिंपल सी चीज़ उन्होंने बोली है, याद रखिएगा. लेकिन कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का प्रोजेक्ट जो था वो कैंसिल कर दिया गया था और वेस्ट कंटेनर टर्मिनल कोलंबो पोर्ट पर उन्होंने ज़रूर उसको बोला है बनाने के लिए. NSD is likely to get the Institute of Importance status. तो NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को अब किसका स्टेटस दिया जाएगा, हो सकता है दिया जाए, अब इसको स्टेटस दिया जाएगा आपके इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस का. ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. अभी परेश रावल जो है इस समय वो NSD के क्या है, चेयरमैन. NSD चेयरमैन कौन है, आपका परेश रावल है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आप सबको पता होना चाहिए. इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी. आपको थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ. 1959 में, आप इसको लिख भी सकते हैं, 1959 में संगीत नाटक एकेडमी जो है, संगीत नाटक एकेडमी जो है उसके थ्रू इसको बनाया गया था. लेकिन 1975 में इसको फिर इंडिपेंडेंट कर दिया गया. 1975 में इसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया एंड इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्कूल. और याद रखिएगा इस चीज़ को कि 1959 में जब ये बना था इनिशियली, तो ये किसके अंतर्गत बना था, संगीत नाटक एकेडमी के अंतर्गत बना था. ठीक है ना. दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर इट ऑल्सो. एंड इट बिकेम इंडिपेंडेंट 1975 एंड इट in 2005 it was granted the deemed university status. पहले 2005 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था. 2005 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था, लेकिन 2011 में इसके डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस फिर से वापस ले लिया गया. ठीक है ना. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको. 1959 में ये संगीत नाटक एकेडमी द्वारा बनाया गया था. 1975 में इसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया, इंडिपेंडेंट स्कूल बना दिया गया. 2005 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था और 2011 में वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इससे ले लिया गया. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. दिस इज थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. एफिलिएशन इसका संगीत नाटक एकेडमी से ही है, जो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी. तो ये न्यूज़ आइटम्स याद रखिएगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिसको हमको डिस्कस करना है. यू कैन मूव विद मी. आगे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जैसे कोई खास न्यूज़ आइटम नहीं दिख रही है. यहाँ पे स्लोइंग करंट द गल्फ स्ट्रीम शोर, यहाँ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. JNCASR टीम डेवलप्स पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट फॉर अल्जाइमर्स. अल्जाइमर्स के लिए JNCASR यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च जो है बेंगलुरु में स्टैब्लिश है. तो ये लोकेशन भी याद रखा करिए कि JNCASR कहाँ पर है. तो JNCASR जो है आपका वो बेंगलुरु में लोकेटेड है और इसने डेवलप किया एक स्मॉल मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स डिसरप्ट एंड रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ amyloid plaques in the brain of mice with Alzheimer's disease. तो जो एमाइलॉइड प्लेक्स बन जाते हैं दिमाग के अंदर, उनको बनने से रोक रहा था आपकी ये दवाई. ठीक है ना. लेकिन ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया, माइस के ऊपर किया गया है. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. अब अल्जाइमर्स डिजीज जो है वो कैसी डिसीज है, तो एक इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है ब्रेन का. ये क्या है, इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है ब्रेन का, जिसको जो अफेक्ट करता है मेमोरी एंड थिंकिंग स्किल्स को. किसको अफेक्ट करता है, मेमोरी को एंड थिंकिंग स्किल्स को अफेक्ट करता है. एंड वन मेन फीचर ऑफ द डिसीज इज द डिपोजिशन ऑफ amyloid plaques and neurofibrillary tangles in the brain. तो इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक होता है डिपोजिशन ऑफ एमाइलॉइड प्लेक्स एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स इन द ब्रेन. ये दो चीज़ें ब्रेन में जमा होती हैं. ठीक है ना. एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन प्ले रोल इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज बाय प्रोड्यूसिंग द एमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड ऑफ विच द
पर्टिकुलर अमाइलॉइड बीटा इज टॉक्सिक। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको होता है कि अमाइलॉइड जो ये प्लेक्स हैं जो जमा हो जाते हैं ब्रेन्स में, इसी के थ्रू ही धीरे धीरे आपका जो ब्रेन सेल्स है वो वीक हो जाती हैं और फिर इन्फेक्ट अफेक्ट करती हैं और आपकी मेमोरी और ये सब लॉस होने लगता है। तो प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डिसऑर्डर है ब्रेन का और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्लस्टरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च सेंटर्स, अब यहाँ पर NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात की जा रही है और इसमें उन्होंने ये बोला कि इस बार एक अच्छा फीचर ये था जो उसने ये कहा है कि अब हम लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ को बनाएंगे जो कि प्रमोट करेंगी रिसर्च डायरेक्टेड टू सॉल्व कंटेम्प्रेरी नेशनल प्रॉब्लम्स, जो कि ये डायरेक्टेड होंगी कि वो नेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और बेसिकली ये सारी चीज़ें करने के लिए। और इसी के लिए क्लस्टर्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। देयर विल बी अ क्लस्टर्स ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट विल बी सेट अप अंडर दिस न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि अच्छी चीज़ है और जितने ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूट और जितने ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी वाले इंस्टीट्यूट बनाएंगे आप, उतने अच्छे आपके यहाँ प्रोफेसर्स रहेंगे, उतने ज़्यादा डाइवर्सिफाई आप कर पाएंगे अपने कोर्सेज को। दैट इज़ अ थिंग एंड इट इज़ अ श्योर शॉट मॉडल टू अचीव अ क्रिटिकल मास इन यूनिवर्सिटी टू इन्विगोरेट रिसर्च। किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च को इन्विगोरेट अगर करना है तो बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन की भावना भी आती है ना, जैसे कि एक डिपार्टमेंट खूब अच्छा कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको लगेगा कि यार हमको और रिसर्च करने की ज़रूरत है ना। तो वही वाली बात है यहाँ पे। एंड यहाँ पे होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI मुंबई एस्टैब्लिश्ड इन 2005 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज अ क्लस्टर बेस्ड यूनिवर्सिटी ओनली। तो होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट जो है मुंबई में स्टैब्लिश्ड है, 2005 से स्टैब्लिश्ड है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। इसको भी लिख लीजिएगा, कई बार पूछ लेता है यूपीएससी, ऐसे ही फैक्ट्स पूछ लेता है, तो याद रखिएगा इन सब फैक्ट्स को। और ये जो आपका है क्लस्टर बेस्ड यूनिवर्सिटी भी है और ये एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हो और किस तरीके से वहाँ पे मास रिसर्च को आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग विच आर इंपॉर्टेंट, ऑथर ने उसी के सपोर्ट में बोला है। और एक और नाम था सोकेंडाई। सोकेंडाई क्या है? इट इज़ द ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड स्टूडेंट स्टडीज़, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुई इन जापान 1988 एंड रनिंग ओनली डॉक्टोरल प्रोग्राम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी है, सोकेंडाई जो है आपका ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी है फॉर एडवांस्ड स्टडीज़, जापान की 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है ना। तो दीज आर थिंग विच आर इंपॉर्टेंट। और इन अ क्लस्टर बेस्ड यूनिवर्सिटी द रिवार्ड सिस्टम हैज़ टू रिकॉग्नाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टैलेंट एंड ऑल नॉलेज बेस्ड आउटपुट। बट इन्होंने ये कहा है कि जब क्लस्टर बेस्ड यूनिवर्सिटी आप बनाएं तो एक चीज़ आपको ध्यान में ये देनी है कि इट हैज़ टू रिकॉग्नाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टैलेंट एंड ऑल नॉलेज बेस्ड आउटपुट। आपका सारे ऑल अराउंड 360 डिग्री आपको टैलेंट और आपका नॉलेज बेस्ड आउटपुट देखने की ज़रूरत है एंड ये ज़रूरी होता है, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी इन पॉइंट्स पे अच्छा काम कर भी रही है, तो देखते हैं। रेड इको ओवर इंडिया, अब यहाँ पर मैलवेयर की बात चल रही है, चाइनीज़ मैलवेयर जिसने कि पावर सिस्टम को डिसरप्ट किया था। मुंबई में भी रिसेंटली महाराष्ट्र में डिसरप्शन हुआ था और इसका नाम जो चाइनीज़ गवर्नमेंट से रिलेटेड दिया जा रहा है, द ग्रुप हैज़ बीन लिंक्ड टू चाइनीज़ गवर्नमेंट। याद रखिएगा रेड इको, द नेम इज रेड इको दैट हैज़ टारगेटेड 10 वाइटल नोड्स और इन इंडियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया के पावर डिस्ट्रीब्यूशन के 10 वाइटल नोड्स के ऊपर इंपैक्ट डालने के लिए इसको किया गया था। इसका नाम है रेड इको, द नेम इज रेड इको, रिमेंबर द नेम। दूसरा जो नाम है वो है शैडो पैड। शैडो पैड क्या है? शैडो पैड इज अ बैकडोर ट्रोजन मैलवेयर which means it opens a secret path from its target system to its command and control servers, ठीक है ना। तो याद रखिएगा टारगेट से कमांड एंड कंट्रोल सर्वर के बीच में एक सीक्रेट पाथ ओपन कर देता है। बैकडोर ट्रोजन मैलवेयर है, शैडो पैड जिसका नाम है। तो रेड इको ग्रुप है जो कि मैलवेयर से रिलेटेड है, ट्रोजन से रिलेटेड है। शैडो पैड जो है वो भी नाम है किसका? बैकडोर ट्रोजन मैलवेयर का, जो कि ओपन कर देता है सीक्रेट पाथ फ्रॉम द टारगेट टू द कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, है ना। एंड इन्फॉर्मेशन जो है फिर वो मेलिशियसली निकाला जा सकती है। और ये किसको इम्पैक्ट करते हैं? ज़्यादातर सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, इन सेक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है बाय यूजिंग दीज रेड इको एंड शैडो पैड्स एंड एक्सेट्रा। तो इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा स्पेक्ट्रम सेल प्राइस टेस्ट एंड द रोड अहेड फॉर 5G। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना कि स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग की गई। 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप थे जो कि पार्टिसिपेट किए, उसमें सबसे ज़्यादा जो किया वो जियो ने किया, फिर भारतीय एयरटेल ने किया, देन उसके बाद आपका वोडाफोन आइडिया ने किया, ठीक है ना।
तो ये इस ऑर्डर में ऑक्शनिंग में हुआ। और ऑथर ने कहा कि अभी बहुत सारे नियम ऐसे आए कि जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और डुओपोली बनते जा रही है। दैट इज़ बिकमिंग क्या बनता जा रहा है, डुओपोली। डुओपोली का मतलब क्या होता है कि आपका एक तो आ गया जियो और दूसरा आ गया आपका भारती एयरटेल, तो ये दोनों पूरा कैप्चर करते जा रहे हैं, तो डुओपोली आ गई है, ठीक है ना। और अभी गवर्नमेंट के कुछ नए भी रूल्स में, जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज को 10 साल का टाइम दिया जा रहा है फॉर पेइंग देयर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर पे करने के लिए। तो एजीआर के जो ड्यूज थे उनको पे करने के लिए इनको 10 सालों का समय दिया गया है। एंड 10% ऑफ द ड्यूज टू बी पेड बाय मार्च 31, 2021। तो 10% जो ड्यू का है वो मार्च 31, 2021 तक ही पे करना है ना। तो ये सारे ऑर्डर से वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, ये सब बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं इन सब आइडियाज से, ठीक है ना, क्योंकि जियो तो अभी नया आया है। अब क्या है कि wasn't this for the 5G रोल आउट। अब यहाँ क्या ये ऑप्शन 5G रोल आउट के लिए नहीं था, तो नहीं, ये ऑप्शन 5G के लिए नहीं था। 4G में ही 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 MHz के लिए ये ऑप्शनिंग हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछ रहे हैं कि 5G के लिए क्या दोबारा ऑप्शनिंग होगी, तो हाँ 5G के लिए दोबारा ऑप्शनिंग होगी। एंड 700 mH बैंड एंड ऑल्सो 1800, 2100 एंड 2300 बैंड्स आर सीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द 5G रोल आउट ऑल्सो। तो इनका 5G में भी अच्छा रोल रहेगा। 5G का इंपॉर्टेंस ये है कि वो लेटेंसी कम कर देता है। जब लेटेंसी कम हो जाएगी, लेटेंसी मतलब कि रिस्पॉन्स, मतलब वो टाइम जब इंफॉर्मेशन सोर्स से डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, तो वो लेटेंसी टाइम कहलाती है। उसमें लेटेंसी बहुत कम हो जाती है, इसलिए स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है कि सी बैंड जो रहता है फ्रीक्वेंसी का, सी बैंड, उसको किंग ऑफ द 5G कहा जा रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कहा है किंग इन 5G सी बैंड को, मतलब कि बैंड बिटवीन 3300 MHz टू 4200 MHz, ठीक है ना। तो ये अभी ऑक्शन के लिए ओपन नहीं हुई है, 3300 से 4200 ओपन नहीं हुई है ना। इट इज़ नॉट इन द ऑक्शन राउंड, तो ये बाद के लिए ऑक्शन होगी। और कुछ चीज़ें और पूछी गई, जैसे कि अभी एक आध फ्रिक्वेंसी पे बिल्कुल भी ऑक्शन नहीं, तो उसका रीज़न ये था कि उसका जो रिजर्व प्राइस था, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग प्राइस था, वो बहुत ज़्यादा रखा गया था, ठीक है ना। एंड ये जो अभी ऑक्शनिंग हुई है, ये 20 सालों के लिए ऑक्शनिंग लोगों को स्पेक्ट्रम इनको दी जाएगी, 20 सालों के लिए दिया जाएगा। तो दैट इज आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।